हेलो दोस्तों, मैथ्स करण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम दैनिक विज्ञान के अंतर्गत पशु परिचय भर्ती में अम्ल, सार और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये दैनिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है वो अन्य एग्जामों के अंतर्गत आते हैं ना, ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी कि अम्ल का अर्थ होता है खट्टा। अर्थात जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, अम्ल होते हैं। अम्ल के गुण देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवृत्त करने पर ये विद्युत का चालन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यदि कोई अम्ल का विलयन है, यदि उसमें विद्युत धारा प्रवृत्त करें तो ये उसमें विद्युत का चालन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि इसमें अम्ल का विलयन है। जैसे देखो HNO3, HCl, H2SO4, CH3, COOH, ये सभी अम्ल के उदाहरण है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भी नोट्स है वो NCERT बुकों पर आधारित नोट्स बनाए गए हैं। और यहाँ पर केवल आपको पढ़ाई से संबंधित ही महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी और अदर अन्य कंटेंट पर बातें नहीं की जाएगी। अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 निष्कासित करते हैं, यानी कि H2 को त्याग करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 निष्कासित करते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल देते हैं। जैसे देखो दही है, नींबू का रस है, सिरका है, संतरे का रस है, ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि भाई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, जबकि कार्बोनेट और हाइड्रोजन है ना वो CO2 गैस देते हैं। कि भी किस किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे देखो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चिंट के डंक है, बिच्छू है और मधुमक्खी डंक है, इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। और इस अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, फार्मिक अम्ल को। इसके साथ इनके सूत्र भी दिए हुए हैं और कभी कभार आपको एग्जाम के अंदर इनके सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं। संतरा या नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसी प्रकार से आंवला पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल, जो कि विटामिन C का स्रोत होता है। इसी प्रकार से इमली है, अंगूर है, कच्चे आम में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। और सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। और टमाटर और अमरूद में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखो अम्लों के प्रकार। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सबसे पहले प्रबल अम्ल। प्रबल का अर्थ होता है मजबूत, यानी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः अधिक मात्रा में आयनित होते हैं या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वह कहलाते हैं प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता होती है, यानी कि प्रबल अम्ल होते हैं जो प्रोटॉन त्यागते हैं। ठीक है, जैसे देखो सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl है, नाइट्रिक अम्ल है, ये होते हैं प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल, ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, यानी कि ये दुर्बल होते हैं, इसलिए जल में आयनित नहीं होते हैं। दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन आयन का पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। दुर्बल अम्ल का pH मान है वो प्रबल अम्ल से अधिक होता है। एसिटिक अम्ल CH3 COOH। फार्मिक अम्ल है हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। सांद्र अम्ल, अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल इसमें कम होता है, यानी कि जो सांद्र अम्ल होता है ना उसमें अम्ल होता है अधिक मात्रा में और जल होता है कम मात्रा में। इसी प्रकार से तनु अम्ल, यानी कि तनु जो ज़्यादा द्रव्य होता है, यानी इसका अर्थ यह होगा कि भाई अम्ल इसमें कम होता है और जल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, तो वह कहलाता है तनु अम्ल। पहले पढ़ा था अम्ल के बारे में, अब पढ़ेगा हम सार यानी बेस। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसे मुलायम लगते हैं, वे कहलाते हैं सार। सार के गुण। स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी कि सार है जो कि लाल लिटमस पत्र है उसको नीला कर देते हैं, यानी कि ठीक है। छा लेनी, छा होने के सार ले होता है लाल लिटमस को नीली, यानी होता है नीला कर देते हैं। जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवृत्त करने पर इसमें विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखो KOH, NaOH, COH2H, MgOH2H और CaOH2H। जल में घुलनशील सार को सार कहते हैं, जो जल में घुलते हैं ना उसको हम कहते हैं सार। सार के रासायनिक गुण। सार अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। अम्ल तो देते हैं लवण तथा जल, जबकि सार देते हैं लवण तथा हाइड्रोजन गैस। अब देखो इधर है सार का नाम, इधर है ये किस पदार्थ पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2 होता है जो कि चूने का पानी होता है उसमें पाया
जाता है। ठीक है, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो खिड़की के कांच साफ करने का जो मार्जन आता है उसमें पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि साबुन का एक प्रकार या साबुन में पाया जाता है, जो कि ये सार है जो कि साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि दूध या मैग्नीशियम कहलाता है, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसको कहते हैं, ये इसमें पाया जाता है। अब देखो सूचक, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय वे क्षारीय माध्यम में बदल जाती है वे कहलाते हैं सूचक, यानी कि जिनकी गंध अम्ल व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है वे कहलाते हैं सूचक। सूचक के प्रकार देखो, एक तो प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और एक होता है गंधीय सूचक। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों या पौधों से प्राप्त होते हैं वे कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक। जैसे देखो लिटमस पत्थर है जो कि प्राकृतिक सूचक कहलाता है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया के फूल के रस है, ठीक है, और पिटूनिया के फूल है, और जेरोनियम के फूल है, ये सभी कहलाते हैं रंगीन पकौड़ियाँ, ये सभी कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक। लिटमस के बारे में देखो पहले कि लिटमस है जो कि लिटमस को थैलोपाइडा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त करते हैं, यानी कि लिचेन को हम कहते हैं लाइकेन, यानी कि शैवाल होता है एक प्रकार का। ठीक है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। अम्ल है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और सार है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये इसमें अम्ल और सार का प्रभाव पड़ता है लिटमस पत्र पर। अब देखो हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। इसमें देखो हल्दी का अम्ल के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यदि हल्दी के विलीन में अम्ल डालेंगे, अम्ल का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्दी का सार के साथ इसका रंग लाल हो जाता है। इसी प्रकार से गुड़हल के पुष्प है ना, तो गुड़हल के पुष्प अम्ल के साथ गहरा गुलाबी हो जाते हैं, यानी कि अम्ल के विलीन के साथ गुड़हल के पुष्प रंग वो गहरा गुलाबी हो जाता है, जबकि सार के साथ ये हरा हो जाता है। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी अम्ल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये लाल रंग है तो ये लाल रंग में ही रहेगी, और लाल पत्ता गोभी सार के साथ हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सार का प्रभाव पड़ता है जबकि अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कृत्रिम सूचक, यानी कि कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक होते हैं। वे सूचक जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं वे कहलाते हैं कृत्रिम सूचक। जैसे देखो फिनेप्थेलिन जो अम्लीय विलयन में ये रंगीन रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्षारीय विलयन में यह गुलाबी हो जाता है। कौन? फिनेप्थेलिन। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में ये पीला हो जाता है। ये दो प्रकार का आपको याद रखना है। गंधीय सूचक, वह पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है वे कहलाते हैं गंधीय सूचक। यानी कि गंधीय सूचक मतलब जिसका मतलब ऐसा सूचक होता है जिसमें गंध होती है। जैसे देखो प्याज रस है, इसमें प्याज रस में भी गंध होती है, जैसो यानी कि अम्ल के विलयन में तीक्ष्ण गंध देता है, और क्षार के विलयन में इसमें कोई गंध नहीं आती है। इस प्रकार से वेनिला है ना, इसमें भी अम्ल के विलयन में समान रहता है, यानी कि इसमें कोई प्रकार गंध नहीं आती है, जबकि क्षार के साथ भी इसमें कोई गंध नहीं आती है। इस प्रकार लौंग का तेल है ना, इसमें भी ये समान ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन इसमें क्षार के साथ कोई गंध नहीं आती है। अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल है वो क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे देखो HCl है वो धातु NH के साथ किया करके NaCl यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। इसी प्रकार से H2SO4 Zn के साथ किया करके ZnSO4 प्लस H2S गैस देता है। ये तो अम्ल है जो कि लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसी प्रकार से क्षारक जो कि धातु के साथ किया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार के वो धातु के साथ किया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ये होती है क्षारक। यानी NaOH जो कि धातु के साथ किया करके Na2ZnO2 देता है हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट। अब हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रज्ञनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस का पॉप या फटफट ध्वनि के साथ जलती है, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप या फटफट ध्वनि के साथ जलती है जब उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है उसे प्रज्ञनली के पास। ठीक है, अम्ल क्षारकों की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है, तो क्या होता है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल और CO2 गैस देते हैं। जैसे उदाहरण देखो HCl Na2HCO3 जो कि लवण NaCl जल बनता है H2 और CO2 जो निष्कासित होती ही है। यानी कि इसमें आपको हाइड्रोजन गैस का परीक्षण याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस है वो मतलब फटफट ध्वनि के साथ जलती है। अब देखो अम्ल है वो धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल और CO2 गैस देता है। ये इसका उदाहरण HCl NaCO3 के साथ किया करके लवण जल और हाइड्रोजन CO2 गैस देता है। इसी प्रकार से क्षारक देखो कि क्षारक के धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि मतलब अम्ल तो करते हैं जबकि ये क्षारक के उनके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, और जब चूने को CO2 के साथ प्रभावित करने पर ये श्वेत अक्षय प्राप्त होता है जो कि ये जल में अविलय प्राप्त होता है।
जैसे देखो CaOH2 की क्रिया वो CO2 के साथ कराने पर CaCO3 जो श्वेत अवशय प्राप्त होता है, जो कि जल में अविलेय होता है। और यदि अधिक मात्रा में CO2 प्रयुक्त करने पर, यदि CaCO3 के साथ अधिक मात्रा में CO2 प्रयुक्त करने पर ये जल में विलयशील उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कैल्शियम कार्बोनेट का रूप या मतलब कौन सा नाम है, तो चूना पत्थर भी इसको कहते हैं, खड़े पत्थर भी कहते हैं, और संगमरमर भी इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। अम्ल सार की परस्पर या आपस में अभिक्रिया, अम्ल सार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, जैसे अम्ल और ये सार है तो आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसी प्रकार से H2SO4 है जो कि KOH के साथ क्रिया करता है ना सार के साथ, ये भी लवण व जल उत्पाद बनाते हैं। जब अम्ल व सार है वो आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण जल बनाते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है उदासीन अभिक्रिया। नोट, प्रबल अम्ल प्रबल सार, यानी दोनों में प्रबल है तो इसका मतलब यह हुआ कि उदासीन लवण बनता है और इस उदासीन लवण का मान होता है 7। इसी प्रकार से प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षारक होता है, तो इसमें अम्लीय विलयन बनता है और साथ में जल बनता है, और जिसमें pH मान है जो कि मतलब 7 से कम होता है, यानी कि ज़्यादा मान 7 होता है, बाकी मान है वो 7 से छोटा ही होता है। और दुर्बल अम्ल, यानी कि अम्ल इसमें दुर्बल है और सार में प्रबल है, तो इसका मतलब है कि भाई लवण बनता है उदासीन लवण बनता है और इसका मान pH मान बराबर 7 होता है, क्योंकि उदासीन लवण में मान 7 ही होता है। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल और प्रबल सार का, यानी कि इसमें सार थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें विलयन वो सारी विलयन बनेगा, और जो कि मान है वो 7 से ज़्यादा ही बनेगा, यानी कि कम तो मान रहेगा 7, वो बाकी 7 से मान ज़्यादा ही बनेगा, इसलिए ये सारी विलयन बनेगा। अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। अम्ल और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सारे प्राकृतिक होते हैं, यानी कि जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड बनाते हैं ना, वो होते हैं सारी प्रकृति के। अब ये सारकों की ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि सारक है वो ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं। इसी प्रकार अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके लवण जल देते हैं, जबकि सारक है वो ये धातु के साथ क्रिया करके लवण व जल देते हैं, जो कि होते हैं अम्लीय प्रकृति के। ठीक, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देते हैं, लेकिन जल की अनुपस्थिति में ये आयन नहीं देते, यानी कि जल की उपस्थिति में देते हैं H+ आयन और जल की अनुपस्थिति में ये आयन नहीं देते हैं। हाइड्रोजन आयन इसको कहते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये जल के साथ मिलकर ही रह सकते हैं। कि अम्ल है वो जल में H3O+ या H+ आयन प्रदान करते हैं, और जबकि स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकते। जल में अम्ल या सार को घुलने की प्रक्रिया उष्मा सेपी होती है, यानी कि उष्मा का त्याग होता है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि अम्ल उष्मा के कारण आश्रित होकर के बाहर आ सकते हैं, और क्योंकि ये उष्मा सेपी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि उष्मा का त्याग करते हैं। जल में अम्ल या सारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम तनुकरण, यानी कि जल में अम्ल या सारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम तनुकरण। अम्ल व सार की प्रबलता, किसी सार या अम्ल की प्रबलता इसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अम्ल व सार की प्रबलता सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, कि अम्ल व सार कितने प्रबल हैं या कितने दुर्बल हैं, इसकी हम मतलब प्रमाणिकता वो सार्वभौमिक सूचक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या होते हैं? ये अनेक रंगों का मिश्रण होता है। कौन? सार्वभौमिक सूचक। ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं सार्वभौमिक सूचक। तो इस प्रकार हमने अम्ल व सार व लवण के पार्ट 1 के बारे में अध्ययन किया था, और कल हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।